नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको। स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई का ये मामला। स्वाति की पिटाई हुई तो सीएम हाउस में पाप हुआ। केजरीवाल ने स्वाति को क्यों पिटवाया? स्वाति को हम अकेला नहीं पड़ने देंगे, न्याय दिलाएंगे। और अब स्वाति मालीवाल को लेकर ये बातें सामने आ रही है। स्वाति की पिटाई हुई तो सीएम हाउस में पाप हुआ। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कपिल मिश्रा की तरफ से भी ये कहा गया है कि आखिर किस तरह से सीएम हाउस में ये पाप हुआ है। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के पीए ने पीटा है और इसकी शिकायत हालांकि अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। कपिल मिश्रा भी साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि सीएम हाउस में पाप हुआ है और अकेला नहीं पड़ने देंगे, न्याय जरूर दिलाया जाएगा। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया, लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल। अचानक से आज पीसीआर वैन को एक कॉल जाती है और उस कॉल में ये कहा जाता है कि सीएम हाउस में उनकी पिटाई हुई है और फिलहाल इसकी लिखित शिकायत तो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इस खबर को फिलहाल स्वाति मालीवाल की तरफ से डिनाई भी नहीं किया जा रहा है। इसमें क्लियरिटी बहुत सारी चीजों की आनी बाकी है। इस बीच कपिल मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई है तो हम उन्हें अकेला नहीं पड़ने देंगे। आयोग की पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फ़ोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? और आपको याद होगा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में ही इसी तरह का फिजिकल असॉल्ट, इसी तरह का दुर्व्यवहार चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुआ था। तो जवाबदेही बनती है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो किस मुंह से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करते हैं जब उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल उन्हीं के घर पर उन्हीं की मौजूदगी में सुरक्षित। नैतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिल चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निपुण आलम बयान जी राजनीतिक विश्लेषक, आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, ओंकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, मनोज दास मनु जेडीयू के प्रवक्ता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और जिस तरह से ये खबरें अब लगातार निकल कर आ रही हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, महेश जी आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे अगर ऐसा हुआ है तो, क्या कहेंगे? के घर में, और सबसे बड़ी तो मतलब मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि मतलब जैसे ही महिला उत्पीड़न की कोई बात होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, पता नहीं मणिपुर जो है 100 बार कहा जाता है, इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो आज एक महिला हैं और महिला का इस तरह का उत्पीड़न हो, कहीं कहीं उसके साथ मारपीट हो, कहीं उसके साथ बेविचार हो, अनाचार हो, दुर्व्यवहार हो, और उसके ऊपर खामोशी ओढ़ लें, मौन ओढ़ लें। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया।
भारतीय जनता पार्टी जो है स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी दिख रही है, और वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के सांसद हैं। चलिए वो पार्टी और किस दल से संबंध रखती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं, कम से कम इतना तो बनता है ना, इतना तो शिष्टाचार और इतना तो राजनीतिक सद्भाव बनता है या नहीं बनता है। आज कहाँ गए इंडी गठबंधन के लोग? कौन है ये लोग? स्वाति मालीवाल पे हमला होता है और चुप सन्नाटा, क्योंकि वो केजरीवाल की जो है इज्जत कहीं उसमें चली जाएगी। केजरीवाल के घर की घटना है, और केजरीवाल जैसे व्यक्ति आज क्या मुंह दिखाने के लायक हैं? स्वाति मालीवाल उस महिला का नाम है जिसने महिलाओं की रक्षा के लिए अपनी सारी सरहदों को पार कर दिया, सारी चीज़ों को, सारी हद को पार करके वो काम करती रही दिल्ली शहर में। और आज उनके साथ जब ये घटना घटी तो कहीं उनको एहसास हो रहा होगा कि किस तरह के दरिंदों के बीच में रहती थी, और उन दरिंदों का सरदार कौन निकला? केजरीवाल। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आज हम किस तरह के, इस देश में किस तरह की राजनीतिक पार्टी चलाई जा रही है, जहां महिलाएं, अभी हाल में ही देखिए हमारी पार्टी में जो वो छत्तीसगढ़ में जो हुआ, राधिका खेड़ा, हाँ, राधिका खेड़ा जी के साथ जो घटना घटी, उसके बाद आज ये घटना घटी। क्या यही इंडी गठबंधन का आधार बनेगा इस देश में? क्या इंडी गठबंधन इसी तरह से महिलाओं का सम्मान करेगा? क्या इसी तरह से इंडी गठबंधन को चलाया जाएगा? और इंडी गठबंधन जहां भी होगा वहां क्या इसी तरह से महिलाओं के साथ जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं सभी से। अखिल जी, आपके सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी, और उनकी सांसद के साथ इस तरीके के व्यवहार की बात सामने आ रही है, एक कमेंट जल्दी से आपका भी चाहेंगे। और उन्होंने कोई फोन पे सूचित करा पुलिस को। अब दिल्ली पुलिस जो कि माननीय अमित शाह जी के अंडर में आती है, उनको FIR हुई है कि नहीं वो देख लेना चाहिए, और उस पर ठीक ढंग से जांच हो, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी बचे नहीं, और कोई भी महिला चाहे वो कोई भी पद पे हो, उसकी ठीक ढंग से कंप्लेंट होनी चाहिए और जांच पूरी होनी चाहिए। अब पूरी कहते हैं, इसके साथ में ही हम लोग तो महिला की न्याय की बात करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला न्याय की बात करी है, उनको डायरेक्ट कैश देने की बात करी है, और लॉ एंड ऑर्डर पे महिलाओं के पक्ष में हमने एक सशक्त कानूनी रूप से उसकी पैरवी करने का जो देश से वादा किया है, तो उसमें हम लोग तो साथ में खड़े महिलाओं के। आप ये बात तो एक बाइट स्वाति मालीवाल जी से भी ले लीजिए, एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि ये हेरफेर पे चल रहा है। अभी तक हमारे पास इतना जानकारी है कि नहीं है वो भी पता ही नहीं। हमारे पास FIR है, मैं स्वाति मालीवाल का कोई डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट भी आपके मीडिया की तरफ से दिखाया हुआ है। ठीक है, निपुण जी जल्दी से कमेंट आपका भी चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार घटना हुई है, जैसे कपिल मिश्रा जी ने भी कहा और मार्क्सिस्ट स्वराज जी ने भी कहा, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम देखें कि आम आदमी पार्टी का इसलिए चीज़ लग भी जाती है क्योंकि इतिहास कुछ इस तरह का रहा है, जिन्होंने अपने दिल्ली प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ मारपिटाई की थी। तो एक सांसद के साथ भी इस प्रकार की मारपीट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मामला उठता है। हालांकि ये बात सही है कि अभी पूरा मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी FIR भी उन्होंने नहीं की है। हाँ, घटना के बाद वो सीधा घर चली गई, 2 बार कॉल की गई, हालांकि 2 बार 9:30 बजे और 10 बजे कॉल की गई। तो उसके आधार पर जांच चल रही है, मामला सामने पूरा आता है अभी तभी देखा जाएगा। देखिए ना, अमनुल्लाह खां का मैटर जो है, पुलिस उनको खोज रही है। पेट्रोल पंप पे जाके लूटपाट करना, मारपीट करना, क्या मतलब बनता है इसका? बिल्कुल, ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता केसर खान भी जुड़ गए हैं। केसर, तो लगातार जिस तरह से खबरें अब निकलकर सामने आ रही है स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या कोई अपडेट मिल पाया है कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है या नहीं? चलिए, गीतू कैसर दरअसल इस समय समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समस्तीपुर के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। कैसर, आपके पास आ रहे हैं, जानना ये चाहेंगे कि बिहार में वोटिंग का रफ्तार अगर हम देखें तो फिर से वही लग रहा है जो पहले और दूसरे और तीसरे चरण में दिखा था। क्या कारण है कि वोटर्स में उस तरीके का जोश नहीं दिख रहा है? दिन था और मौसम ने जिस तरह से साथ दिया है, इस तरह से अगर हम बात समस्तीपुर की कर ले तो समस्तीपुर के अंदर जो है अब तक 45% वोट पड़े हैं, और उजियारपुर के अंदर 47 के आसपास जो है पहुंच चुका है। ऐसे में जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं मौसम भी कुछ साथ दिया है। लोग घर से निकले थे, मगर कई जगहों पे हमने ये सब चीज देखा है
कि आज भी कहीं कहीं जगह पे काफी देर तक धूप थी और जिस जगह पे वोट पड़ रहे थे उस जगह पे जो टेंट होना चाहिए था या तिरपाल लगना चाहिए था, ऐसा नजारा नहीं देख रहा। मगर बहरहाल अब जो है, क्योंकि शाम 3 बज चुके हैं, अब जो मतदाता है वो धीरे धीरे फिर से एक बार अपने मतदान केंद्रों पे बढ़ रहे हैं और उम्मीद बताई जा रही कि इस बार जो है कि अच्छा मतदान समस्तीपुर लोकसभा और उजियारपुर में होने की संभावना हमें दिख रही है। और हम लगातार हर एक बूथों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हम लोग भी अपील करते हैं कि जो लोग अभी तक मतदान नहीं किए वो अपने मतदान का करने को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। और उजियारपुर के इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ उजियारपुर के अंदर जो है धीरे धीरे इक्का दुक्का जो है धीरे धीरे समय भी हो रहा है। 3 बजने के बाद जो है फिर से जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो समस्तीपुर के अंदर जहां एक तरफ 2 मंत्री की पुत्र और पुत्रियां आमने सामने है जो बिहार कैबिनेट में है, जहां एक तरफ अशोक चौधरी है जिनकी पुत्री शांभवी चौधरी जो है वो एनडीए गठबंधन से है, तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी है, उनके पुत्र जो है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के टिकट पे यहाँ लड़ रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला है। तो वहीं उजियारपुर की बात कर ले तो नित्यानंद राय जो गृह मंत्री है उनका मुकाबला जो है कि कहीं ना कहीं देखने को मिला आलोक कुमार मेहता जो बिहार के पूर्व मंत्री है। और लगातार जो है यहाँ का जो माहौल है हम उस चीज को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ भी वही हालात है, मगर कहीं ना कहीं दोनों सीटों पे है मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और अब जो है कहीं ना कहीं शाम होते होते वोट परसेंट की बात कर ले तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा देखने को मिलेगा। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा कैसर, कि जो सीट है समस्तीपुर की, आपने बताया कि शांभवी वहां से जो कि अशोक चौधरी की पुत्री हैं और एक आईपीएस किशोर कुणाल की वो बहू भी हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के सुपुत्र हैं, युवा हैं, दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो युवा हैं। ऐसे में वहां के वोटर्स जो हैं, खास करके युवा और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्योंकि शांभवी महज 25 साल की हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल का है वो क्या सोच रहा है अपने आने वाले सांसद को लेकर के, क्योंकि सन्नी भी काफी कम उम्र के हैं। नहीं, बिल्कुल सन्नी की अगर बात कर ले, जो इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी है, जो महेश्वर हजारी के पुत्र है, अगर इस चुनाव के अंदर हमने वो चीज देखा जहां एक तरफ शांभवी चौधरी को लेकर एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने उन कैंप करके समस्तीपुर के अंदर लगातार उनका प्रचार प्रसार किया है, तो वही सन्नी हजारी की बात कर ले तो उनके पिता जो है इस प्रचार के अंदर कहीं भी नजर नहीं आए। पहले साइड से उन्होंने कुछ सपोर्ट किया मगर खुलकर वो सामने नहीं आ रहे और उनके प्रचार प्रसार में वो चीज दिखा नहीं है। तो बात कर ले, अगर जमीनी स्तर की हम बात करना चाहते हैं, जो यहाँ के युवा है वो जानना चाहते हैं कि सन्नी हजारी इस वक्त जो है कि खानपुर के वो प्रमुख है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं और वो खानपुर के प्रमुख होते हुए समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ भी देखने को मिल रही है। और एक तरफ शांभवी जो है वो बिल्कुल राजनीति में एक नई चेहरा है, ना तो आज तक उन्होंने कोई सदस्यता भी ग्रहण किया था किसी पार्टी का या किसी पार्टी में कभी रही हो। और कहीं बिल्कुल उनके लिए चिराग पासवान का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि शांभवी पढ़ी लिखी हैं और हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो राजनीति में आए। देखना दिलचस्प होगा कि जनता उन पे भरोसा करती है या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल हम लोगों से अपील करेंगे ये कि अपने घरों से निकलें और वोट डालें, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी को भी डालें लेकिन वोट जरूर डालें। बिल्कुल, और जो आंकड़ा है वो भी बेहद कम है, वोटिंग प्रतिशत हम कम देख पा रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में दावा किया कि एनडीए गठबंधन की 200 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। हम 15 और 17 मई को पीएम मोदी का महिला कांग्रेस मुंबई में विरोध करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अलका लांबा जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आप अलग अलग जिलों के दौरे करके आ रही हैं, महाराष्ट्र में क्या स्थिति देख रही हैं? महाराष्ट्र में पिछली बार जब एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा था 2019 में तो 42 सीटें जीत के आई थी। इस बार क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन उनको टक्कर दे पाएगा? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैलियाँ हो रही है, आपको लगता है कि पहले जैसी स्थिति 5 साल पहले जैसी स्थिति जो बीजेपी की थी वो अब नहीं रह गई है? देखिए, ये जो सवाल का जवाब मैं 27 राज्यों और महाराष्ट्र के कुछ जिलों से, है ना, के आधार पर बता रही हूँ कि भाजपा 400 सीटें नहीं 200 से कम पर निपटने वाली है। आपने कहा यहाँ पर भाजपा को महाराष्ट्र में जो है अच्छा खासा नंबर मिला था, तब किसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था? शिवसेना के साथ। आज शिवसेना के क्या किया इन्होंने? जैसे ही इंडिया अलायंस बना, घबरा के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उनके पास है, एक इंडिया अलायंस में है। और अब जनता जो है फैसला करेगी कि 24 में मोदी जी आपने जो 14 में वोट लिया, 19 में वोट लिया, 10 साल से महाराष्ट्र को क्या मिला?
आपने उल्टा लोकतंत्र की हत्या की, एक चुनी हुई स्थिर सरकार को किस तरह से अस्थिर किया, है ना, किस तरीके के खेल हुए, पैसों के लेन देन, और किस तरह से असम में आपने यहाँ के लोगों को, विधायकों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बंदी बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। सो आज आपके इनके जो पुराने सहयोगी हैं ना, पंजाब में अकाली दल हो, तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये सब इनका साथ छोड़ चुके हैं। सो अब इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से बिना डरे आगे बढ़ रहा है, और मैं आपको कह रही हूँ इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत की 4 जून को सरकार देश में बनाने जा रहा है। धर्म का नाम लेकर सीधा संविधान पर हमला है, क्योंकि हमारा संविधान धर्म पर जातियों पर, अमीर गरीब, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता। लेकिन आज आप संविधान पर हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये चुनाव देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और आपका एक एक वोट देश के लोगों का संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को एक रखने के लिए समर्पित है। अपील भी करूंगी, आज मतदान हो रहा है, मैं लोगों से भी कहूंगी देश का संविधान बचा लीजिए, देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए, देश की एकता, प्यार, भाईचारे को बचा लीजिए, क्योंकि कोई अपनी सिर्फ एक कुर्सी के लिए पूरे देश को आग में झोंक रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ अलका लांबा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश भर में जिस तरह से जो स्थिति है उसको देखकर आप मतदान करें, लेकिन इस बार 400 पार सीटें नहीं जाएंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और तमाम गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो चौथे चरण में भी कम वोटिंग दर्ज की जा रही है, आखिर क्या हो रहा है लोगों को? क्योंकि उम्मीद तो ये थी कि बम्पर वोटिंग होनी चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, हालांकि अपील लगातार की जा रही है लोगों से, लेकिन उसके बाद भी इतनी कम वोटिंग प्रतिशत क्यों सामने आ रही है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को देख करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है, दूसरी पार्टी के लोगों ने, वोटर्स ने ये सोचा कि अब जब भारतीय जनता पार्टी आ ही रही है, तो कुछ लोगों ने, जो अन्य दलों के नेता थे, वो अपने वोटर्स को मोटिवेट करने में असफल रहे हैं, जिससे कि वोटर बाहर नहीं निकल करके आ रहा। लेकिन दूसरी बात ये भी, अभी जैसे बिहार में बताया आपने 45% के करीब वोटिंग हुई है। 11 बजे से 3 बजे तक काफ़ी गर्मी होती है, और 3 बजे के बाद थोड़ी धूप ढलान पे होती है, तो मौसम सुहाना होगा, घर से महिलाएं निकलेंगी और अधिक से अधिक वोटर भी आकर के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ शाम तक आते आते एक अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज हो जाएगी। लेकिन सर, ये कैसे संभव है कि बीजेपी को ये वोट जा रहा है? देखिए, लोगों का अपना परसेप्शन है, वोट किसको डालना है किसको नहीं, ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। उससे पहले तो हर व्यक्ति का अपना अंदाजा है। लेकिन वोटर्स, युवा वर्ग, नए फर्स्ट टाइम वोटर्स आगे बढ़ करके मतदान कर रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं, कुछ ये आश्वस्त होकर के कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जीत तो हो जाएगी, उनके वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ कुछ वोटर्स की अपनी लाचारी या अपना उत्साह थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ शाम तक, जो 6 बजे तक जब होगा, वोटर परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मनोज जी आपके पास आते हैं। बिहार को हुआ क्या है? पहले चरण में भी वही हाल, दूसरे चरण में भी वही हाल, तीसरे चरण में भी वही हाल, और अब चौथे चरण में भी वही हाल। ये आपने सही कहा, इसके प्रति हम लोगों को भी थोड़ी सी निराशा है, और इतनी कम इस चौथे चरण में अभी तक मतदान, और आगे क्या हो वो आने के बाद ही हम कह सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए हम भी उचित नहीं मानते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग आज वोटिंग के लिए निकल भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात था कि पहला चरण, दूसरा चरण, ये जो हुआ था, तीसरा चरण हुआ था, वो पूरी तरह से गर्मी का माहौल था, बहुत ज्यादा धूप था, तो हम उसमें मान सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी तीसरे चरण का वोटिंग बहुत ज्यादा अच्छा हुआ और चरणों की अपेक्षा, और हमें आशा था कि इसमें भी होगा। मैं अभी भी आश्वस्त हूँ कि लास्ट के समय के अभी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बचे हुए हैं। 4 घंटे, 3 घंटे तो साफ बचे हुए हैं, और जरूर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। और क्योंकि सब जगह से लोग इस चीज को बोल रहे हैं, और सभी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, सारे चैनल के लोग। तो हमें जरूर है कि थोड़ा ये संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी, लेकिन ये कहीं से भी हम इसको भी निराशाजनक ही मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को चाहिए। लेकिन 2 चीज देखने को मिला है। एक चीज तो पूरे तरह से बिहार के अंदर ये मामला आया है सामने कि जीतेगी तो बीजेपी ही जीतेगी, एनडीए ही जीतेगी, और
जो विपक्ष के लोग भी हैं उन लोगों के भी मतदाता यही सोच रहे हैं कि जितना है तो एनडीए को ही जितना है। तो ये दो चीज जो समाज के अंदर आया है, मतदाताओं के भीतर जो आया है कि जितना है तो एनडीए को ही जितना है, तो ये चीज थोड़ी सी हमें लग रहा है कि ये पता चला अति आत्मविश्वास में नैया डूब गई। नहीं, ये गलत है, मैं स्वीकार किया हूँ। और 2-3 घंटे में लोग लगे हुए भी हैं, सारे लोग अपील भी कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि अंतिम 2 घंटा जो मतदान होगा, जरूर तीसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत हुआ है। चलिए, अभी तक तो हम आकलन कर रहे थे 1 बजे तक का ही, अगले 5 से 7 मिनट में 3 बजे तक का भी आंकड़ा आ जाएगा, उस पर भी विश्लेषण करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा जारी रखेंगे।